Namaskar everyone. Divine blessings to you all and welcome to my channel Soul Healer अंकिता अग्रवाल। एक मैम बहुत परेशान थी, उनकी मैरिड लाइफ को बहुत साल हो गए थे और कई सालों से उनकी मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई थी। एक और फीमेल थी जो कि उनकी लाइफ में आ गई थी और उनके हस्बैंड उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे, इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए कि वो उनको भी अपनी वाइफ ही मानने लग गए और उस तरह से ही फिर वो आगे चीज़ें बढ़ती चली गई हैं। कई साल हो गए हैं, बहुत सालों से बहुत ज़्यादा परेशान थी और किसी भी लाइफ पार्टनर के लिए इस तरह की न्यूज़ या इस तरह का इंसिडेंट बहुत ही तोड़ देने वाला होता है। कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अभी भी करती हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा शौक था और बहुत कोशिशें कर भी रही थी, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। आपस में लड़ाइयाँ भी इनकी होती थीं, लेकिन वो जो लेडी थी जो बाहर से आई थी और इनके हस्बैंड को एक तरह से इनसे छीन रही थी, उन लेडी के अंदर ज़रा सा भी परिवर्तन नहीं आता था। इनके ऊपर ज़रा सी भी दया नहीं आती थी और वो जैसे डंके की चोट पर ये सब कर रही थी और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस, बहुत लोनली हो गई और बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। इन्होंने फिर अपने ऊपर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, मुझसे जुड़ी रहीं, तो इनको अच्छे सलाह देते रहे, गाइड करते रहे, तो यूनिवर्स ने इनका साथ दिया और इन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम कर लिया इस चीज़ पर। लेकिन ये जो इनकी एक परेशानी थी ये अभी भी बनी हुई थी और इस बात को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था कि ऐसा हो क्यों गया। तो हमने उनकी पास्ट लाइफ थेरेपी की और जब हमने उनको पास्ट लाइफ में पहुंचाया तो जो पहला सीन था, उन्होंने ऐसा देखा कि वो एक फीमेल हैं और कॉलेज लाइफ है, एक कॉलेज के कैंपस में खड़ी हैं और किसी से बात कर रही हैं। इन्होंने देखा कि इनका नाम पिया है और 20-25 साल की इनकी एज है और जिससे ये बात कर रही हैं वो भी इनका क्लासमेट है और उससे फ्रेंडशिप है, जैसे दोस्त होते हैं उस तरह से फ्रेंडशिप है और इसी तरह की नॉर्मल सी बातें कर रही हैं। और जो जिससे बातें कर रही हैं ये वो इनके प्रेजेंट लाइफ के हस्बैंड हैं। इनका नाम भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, इनको ये संजय के नाम से बुलाती थी और जब ये बात कर ही रही थी तभी एक और लड़की इनके पास आती है। ये भी इनकी क्लासमेट है और उसका नाम शालिनी है। क्लासमेट्स हैं तो आपस में उसी तरह का रिश्ता है इनका, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि शालिनी और संजय में कुछ तो और रिश्ता है, सिर्फ क्लासमेट्स नहीं हैं। जैसे ये एक दूसरे को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता कुछ और है। फिर इन्होंने और देखा तो नेक्स्ट सीन में इन दोनों की शादी हो रही थी, शालिनी और संजय की शादी हो रही थी और ये दोनों में कास्ट का डिफरेंस था, तो इसीलिए घर वाले राजी नहीं थे। इन्होंने मंदिर में शादी की। हमने इनको कॉलेज, शहर और वो सब टाइम भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये देख नहीं पाई, उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाई। तो फिर हमने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया और जो ये पास्ट लाइफ को देख रही हैं हमने उसी पर ही इनको बनाए रखा। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन के कुछ सेगमेंट्स, कुछ हिस्से काम नहीं करते हैं या उस टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि कोई ऐसी एनर्जी, रूट कॉज हमें उस तरफ खींचता चला जाता है, तो इन सारी छोटी छोटी डिटेल्स में बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहते हैं, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने देखा कि संजय और शालिनी मंदिर में शादी कर रहे हैं और शादी के बाद क्योंकि इनकी कोई नौकरी तो थी नहीं, पढ़ ही तो रहे थे और पढ़ते पढ़ते इन्होंने शादी भी कर ली, तो एक कमरा अलग से लेकर वहाँ पर रह रहे हैं किराए के, उसमें किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। घर वालों ने तो मना ही कर दिया था, तो जब कुछ दिन बाद ये घर पर गए भी तो भी इनके पिताजी ने इनको डांटा, इनसे कहा कि नहीं, तुमने गलत तो किया ही है, हम कभी राज़ी नहीं होंगे। तो वो लोग अपना अलग ही रहने लग गए थे कमरे में, बहुत ही मिनिमम कंफर्ट्स में वो लोग रह रहे थे। साथ में इन्हें नौकरी की भी बहुत टेंशन थी। जब हमने पूछा कि शादी इनकी हो रही है तो क्या आप भी वहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मौजूद
तो नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इनकी शादी देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी संजय को पसंद करती थी और बस कहा नहीं, संजय तो नहीं पसंद करता था मुझे, नहीं चाहता था, वो तो शालिनी को ही प्यार करता था और शालिनी इनसे प्यार करती थी। लेकिन मैं भी, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था, तो मुझे भी ये पसंद था और कहीं ना कहीं वन साइडेड लव जैसा मैं अपने अंदर फील कर रही हूँ इस लड़के के लिए। तो इनकी शादी जब हुई है तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा है इनकी शादी से। फिर इन्होंने देखा कि ये शालिनी से बात कर रही हैं, उसके घर पर जाकर, वो कमरा जो था वहाँ पर जाकर बात कर रही हैं। संजय भी साथ में है और संजय जो है पढ़ाई आगे करना चाहता है, शालिनी नहीं चाह रही है, वो सोच रही है कि अब तो शादी हो गई है तो ऐसे ही ठीक है, मैं घर संभालूंगी। संजय चाहता है कि शादी तो हो गई है लेकिन पढ़ाई आगे कंटिन्यू करके एक जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ये उसमें संजय की हेल्प कर रही हैं। और आगे जाने पर इन्होंने देखा कि क्योंकि नौकरी तो थी नहीं, पैसों का अरेंजमेंट बड़ी मुश्किल से होता था, शादी तो हो गई लेकिन गृहस्थी चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। तो अब बड़ी ही खींचतान होने लग गई, उसका फ्रस्ट्रेशन दोनों के ही अंदर आने लग गया, संजय के अंदर भी और शालिनी के अंदर भी। दोनों ही लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लग गया, आपस में तनाव होने लग गया, आपस में झगड़े होने लग गए। और जैसे इन्होंने बताया कि मैं कभी उनसे मिलने जाती थी तो संजय जो था शालिनी के सामने मेरी तारीफ करता था, जैसे मैं कपड़े पहनती थी या जिस तरह से मैं रहती थी, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा बोलचाल, उसके बारे में शालिनी के सामने मेरी तारीफ करता था। तो उसको बहुत बुरा लगता था और इन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो ही रहे थे। तो इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो बढ़ने लग गई, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरी बढ़ने लग गई और संजय इस शादी से नाखुश रहने लग गया। घर भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। और थोड़ा सा आगे देखने पर इन्होंने देखा कि संजय की टीचर की नौकरी लग गई है, टीचर बन गया है, लेकिन उसकी शालिनी की जो डिमांड्स हैं वो थोड़ा सा बढ़ रही हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। तो इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं हो पा रही हैं उसकी, और उसकी डिमांडिंग नेचर से संजय फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। हालांकि जहाँ पर एक बहुत छोटे से कमरे में रह रहे थे उससे एक बेटर उन्होंने किराए का घर ले लिया, लेकिन फिर भी उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी और वो बस नहीं होती थी तो वो झगड़ा करती थी, इन्हें बातें सुनाती थी। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट होने लग गए और इनसे, पिया से, जो मैम है, इनके साथ बैठकर अपनी बातें शेयर करने लग गए दोस्त की तरह से। ये दोस्त तो थी ही, तो अपने दिल की बातें इन्हें बताने लग गए, कभी रोड साइड बैठकर, कभी कहीं ऐसी जगहों पर पब्लिक प्लेसेस में बैठकर ये शेयर करते थे अपनी बातें। तो इनको अच्छा लगता था अपनी बातों को शेयर करना, हल्के हो जाते थे। और मैडम ने भी बताया कि मैं भी इनको अच्छी ही सलाह देती हूँ कि तुम ऐसे परेशान मत हो और सब ठीक हो जाएगा, ये ऐसा तो होता ही है, उस तरह से। तो इन्होंने ये बताया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं और हम दोनों के बीच प्यार बढ़ता जा रहा है और इतना ये रिश्ता आगे बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि संजय ने इनको शादी करने के लिए प्रपोज किया, पिया को। उनकी बीवी जबकि घर पर थी, लेकिन फिर भी इन्होंने शादी करने के लिए कहा। तो ये भी तैयार हो गई। इन्होंने ऐसा कहा भी कि शालिनी का क्या होगा, तो फिर भी वो संजय नहीं माने, तो इन लोगों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद ये सीधे शालिनी के पास पहुंचे घर पर, और जैसे ही शालिनी ने इन दोनों को देखा वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई कि ये क्या हो गया, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये जो इन्होंने शादी की, पिया और संजय ने, ये भी उनकी शादी के 4-5 साल के बाद शादी की। इतना टाइम उन्हें निकल गया वो फ्रस्ट्रेशन में, आपस में लड़ते झगड़ते, है ना। तो वो कह रही है शालिनी कि तुमने मेरी पीठ पर छुरा भोंका है, पिया से कह रही है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत तकलीफ हो रही है उसे, बहुत ज़्यादा दुखी है, गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है। लेकिन वो संजय स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो पैर पकड़ रही है लेटकर, गिड़गिड़ा रही है, नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो संजय और ये चले जाते हैं वहाँ से। और अभी तो इनके पास रहने का कोई जगह भी नहीं थी, तो स्टार्टिंग में ये इन्होंने ऐसा देखा कि कुछ होटल में हम रुके हैं, और उसके बाद फिर और अरेंजमेंट्स हो गए। शादी को बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे तो इन लोगों को रियलाइज़ हुआ,
संजय को भी हुआ कि अरे शालिनी के साथ अच्छा तो नहीं हुआ है, चलो उससे मिलकर आएंगे। तो जब संजय वहाँ उसके उसी कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ खड़ी हुई है काफ़ी। और जब पता लगाया कि ऐसा क्या हुआ है तो इन्हें पता लगा कि शालिनी ने फांसी लगा ली है। और जब हमने दिखाया कि जब वो फांसी लगा रही थी तो उसके मन की स्थिति क्या थी उस टाइम, क्यों उसने ऐसा स्टेप उठाया, और भी तो हो सकते थे, और भी तो चीज़ें हो सकती थी, क्योंकि लीगल तो वो थी नहीं। हाँ, यहाँ पर जो है ना, इन दोनों ने, शालिनी और संजय ने, इन्होंने तो मंदिर में शादी की थी, लेकिन पिया ने और संजय ने कोर्ट मैरिज करी थी। तो कोर्ट में इनके पास एविडेंस हो गया कि ये दोनों पति पत्नी हैं। और शालिनी के साथ पति पत्नी है, वो सिर्फ मंदिर में की थी, तो पेपर पे उसका कोई एविडेंस नहीं था, है ना। तो जब हमने दिखाया कि ये क्या हुआ अचानक से इसको, तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत भारी है, और दर्द के साथ मुझे बहुत कोस रही है, वो बहुत चीख चिल्ला रही है, इतना ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा है कि वो खुद चीखने चिल्लाने लग गई और एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है वो ये बात। और उसने इसी के चलते अपने आप को ख़त्म कर लिया, उसने फंदा लगा लिया, फांसी लगा ली और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। अब इसके बाद ये दोनों भी ज़िंदगी भर एक बोझ लेकर चलते रहे कि हमारी वजह से उसने अपनी जान दे दी। और जब वो इनके साथ थी, जब वो बातें कर रही थी और जब फांसी लगाने वाली थी, उस टाइम पर उसके मन में जो इच्छाएं थीं वो ऐसी थीं कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी कभी। मरते समय उसके अंदर इतनी बदले की भावना थी, इतना दुख था, इतना गुस्सा था। तो वही ये शालिनी, जब ये दोनों प्रेजेंट लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनके जीवन में आती है, इनके रिश्ते में आती है, और इनका रिश्ता भी उसी तरह से तहस नहस कर रही है। बहुत उसने तांडव मचा रखा है इनकी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, इनके रिश्ते में। मैम से थोड़ा पहले से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ पता है उनके बारे में। बहुत ही परेशान उसने कर दिया इनको, और इनडायरेक्ट अटैक भी इनके ऊपर करवा दिए, हस्बैंड पे करवा दिए इनके, और किसी भी तरीके से इनको कहीं से निकलने का मौका ही नहीं छोड़ा। तो जब ये बात पता लगी, ये रूट कॉज पता लग गया कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो फिर इस एनर्जी को सेटल कराया, रिजॉल्व कराया। और वो जो सोल थी जिसके अंदर इतना गुस्सा था, इतनी बदले की भावना थी, और उस बदले की भावना से वो भी कोई खुश तो नहीं हो रही थी, वो तो एक तरह से अपना बदला ही पूरा कर रही है। खुश तो वो भी नहीं हो रही है इस टाइम पर भी, अगर देखा जाए प्रेजेंट लाइफ में भी खुश तो वो भी नहीं है, उसको भी जूझना पड़ रहा है ये ट्रायंगल में। तो उसकी भी फिर हीलिंग कराई, एनर्जी को सेटल कराया, रिजॉल्व कराया, और फिर जाके सारी एनर्जीज जो हैं हल्की हुई। लेकिन देखो इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं। अभी तक मैम के मन में क्वेश्चन था कि वो क्यों ऐसा कर रही है, और क्योंकि वो ऐसा कर रही है तो उसका सब कुछ गलत हो जाना चाहिए। लेकिन पीछे क्या निकला, उन्होंने इसके साथ जो कर दिया वो ठीक नहीं था, और वो आत्मा इतनी वुंडेड हो गई अंदर से, इतनी ज़्यादा घायल हो गई, पता नहीं कितने टाइम तक तो भटकती रही होगी, और वो जो बदले की भावना थी कितनी मल्टीप्लाई होती रही होगी। और फिर जब इसने जन्म लिया तो अब इस जीवन में वो अपने कर्मा को चुका रही है, अपना बदला ले रही है ना। तो जो हम करते हैं, हमें नहीं पता पिछले जन्म में क्या कराए हैं। जब तक मैडम ने सरेंडर नहीं किया था यूनिवर्स के आगे, तब तक उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे थे। जब इन्होंने सरेंडर किया, जब इन्होंने स्वीकारा कि शायद हो सकता है मैंने ही कोई गलती की हो, तब उनके रास्ते खुले। उसके बाद उन्होंने पास्ट लाइफ थेरेपी ली और इस चीज़ को क्लीन किया है, इस कर्मा को सेटल किया है। तो ये तो अभी अभी का ही, फ़िलहाल का ही मेरा पास्ट लाइफ का सेशन था। तो जैसे जैसे एनर्जी शिफ्ट होगी वैसे वैसे रिज़ल्ट पता लगेंगे। तो अभी तो रिज़ल्ट कब नहीं पता है, एनर्जी शिफ्ट होने में टाइम लगती है, क्योंकि कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कई सारी जगह से एनर्जी शिफ्ट होगी। और एनर्जी शिफ्ट देखो कैसे होती है, हमारे बॉडी के सेल्स हैं, हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, और सेल्स में प्रोग्रामिंग होती है हर तरह की, और बॉडी के हर एक सेल डिके होते रहते हैं,
टाइम टू टाइम, और ये 3 महीने में बॉडी के सारे सेल्स जो है रिन्यू हो जाते हैं, पूरी तरह से नए बन जाते हैं। तो जो पुरानी प्रोग्रामिंग थी, वो सेल्स जैसे जैसे वो डिके होते जाते हैं, बॉडी से बाहर होते जाते हैं, नए सेल्स जो आ रहे हैं उनकी प्रोग्रामिंग में ये कर्मा है ही नहीं, तो वो नए सेल्स जैसे 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 बॉडी में आते चले जाते हैं तो वो नई एनर्जी आती जाती है। तो इस तरह से बॉडी में एनर्जी शिफ्ट होती है। अब अगर कोई लोग हैं, उन्होंने पास्ट लाइफ थेरेपी तो ले ली, लेकिन उनको फिर भी रिजॉल्व तो कर दी एनर्जी, लेकिन फिर भी डाउट हो रहा है, अपना कॉन्शियस माइंड चलाते रहते हैं, कुछ कुछ वीडियोस देखकर या कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा लिटरेचर पढ़कर। हर किसी के एक्सपीरियंस अलग हैं, तो हर कोई उस हिसाब से अपना बताता है। तो उसके बाद भी रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सोच लिया कि नहीं ये तो गलत हो सकता है, हम तो ट्रांस में गए नहीं थे, या हमारा तो हो ही नहीं पाया था, या हमें कुछ पता लग नहीं रहा कि वो हो रहा है, वहीं के वहीं वो सेल जो नए आ रहे थे वहीं के वहीं रुक जाएंगे। पुरानी प्रोग्रामिंग फिर से वो ही कैरी होने लग जाएगी। तो ऐसे लोग रिजॉल्व करने के बाद भी अपनी छोटी सी गलती की वजह से हीलिंग को रोक लेते हैं, और वो एनर्जी शिफ्ट होते होते रुक जाती है। किसी दूसरे के साथ उस पास्ट लाइफ में जो हीलिंग की होगी उसका तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि उसका रिजॉल्व भी हुआ है, उसकी तो एनर्जी खुद ही ठीक हो जाएगी। अपने आप ही होता है ना, जब समय आता है तो लोग कहते हैं कि ठीक हो जाता है सब कुछ। तो समय क्या, कोई और इंसान जिसके साथ कर्म था तुम्हारा, वो अपनी जगह बैठकर काम कर रहा है इस चीज के ऊपर, इसीलिए क्योंकि उसने अपनी साइड से एक साइड से एनर्जी को ठीक किया, तुम अपने आप ही ठीक हो गए। और लगा कि हम तो मंदिर गए थे उसकी वजह से ठीक हो गया, या हम तो यहाँ गए थे, ये खाया था वो खाया था तो ठीक हो गया। हो सकता है कि तुमसे कनेक्टेड कोई इंसान, उसने अपना कुछ रिजॉल्व किया है, खुद ब खुद तुम हील हो गए। ऐसा बहुत होता है ना। तो देखो कितनी छोटी सी गलतियाँ कितनी बड़ी बड़ी बन जाती हैं। और रिश्तों में भी, जैसे मैम की कहानी थी, इस रिश्ते में भी हालांकि ऐसा बड़ा नॉर्मल सा होता रहता है, लेकिन क्योंकि उस आत्मा ने इतना दुख अपने अंदर भर लिया कि वो फिर जो एनर्जी वापस आई इनके साथ, इन्होंने भी वैसा ही दुख भोगा है इस जीवन में, वैसा ही झेला है। तो अब सेटल तो हो गया है, लेकिन जो कर्मा था वो तो था ही। ऐसे ही वो नहीं आ गई थी इनकी लाइफ में। हमारे भी आसपास के रिलेशन ऐसे हो सकते हैं, हमारे खुद के कर्म कुछ ऐसे उसके साथ हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, अपने कुछ किए हुए कर्मा होते हैं जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं। तो जब उनको ठीक करेंगे तब जाके ठीक होगा। हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि हम दोनों तो पार्टनर थे, कोई तीसरा आया और उस तीसरे ने हम दोनों का प्यार अच्छा खासा चल रहा था, उसमें आग लगा दी। तो उसकी तरफ ब्लेम करते रहते हैं, उसी को दोषी ठहराते रहते हैं, तो रास्ते नहीं मिलते हैं। जिस दिन ये सोचकर उससे माफ़ी मांगने लग जाएंगे कि शायद हो सकता है किसी जन्म में हमने उसे दुख दिया हो, और वो दुख उसके अंदर इतने गहरे में बैठा हुआ है कि वो इस तरह से रिटर्न कर रहा है या कर रही है। जब हम माफ़ी मांगने लग जाते हैं, जब हम सरेंडर हो जाते हैं यूनिवर्स के आगे, तब हमें रास्ते मिलते हैं उसको रिजॉल्व करने के, और वो हल्के भी होने लग जाते हैं, है ना। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं परिस्थितियों को, इसका मतलब कि हम यूनिवर्स के अगेंस्ट खड़े हैं। हम यूनिवर्स से कह रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ काम करना आता ही नहीं है, हमें पता है तुमने ये जो किया है ना ये गलत किया है, उसके अगेंस्ट खड़े हैं। और दूसरी तरफ हम यूनिवर्स से ही फॉरगिवनेस कर रहे हैं। तो जिसको आप ये बोल रहे हैं कि तुम्हें काम करना नहीं आता है, कैसे उससे माफ़ी मिलेगी जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं कहेंगे कि यूनिवर्स सब जानता है, वो जो कर रहा है एकदम एक्यूरेट कर रहा है, किसी के साथ कुछ इनजस्टिस नहीं है। जब इतना सरेंडर हो जाएंगे और तब माफ़ी मांगेंगे, तब रास्ते खुलेंगे। बहुत ही बारीक बात है, करके देख लेना, चेंज नोटिस कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।